हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमने इस चैप्टर के 4 मेजर टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में शुरुआत करेंगे 5th टॉपिक की, जिसका नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि कैसे यूरोप में नेशन को विजुअलाइज किया गया, मतलब नेशन की कल्पना करी गई एलिगोरी की मदद से। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन, जहां पर हम ये समझेंगे कि कैसे यूरोप में नेशन को विजुअलाइज किया गया। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है और इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स और उन पेंटिंग्स के बारे में भी आपके चैप्टर में दिया गया है। यहाँ पर, इसके अगले पेज में यहाँ से यहाँ तक और फिर नेक्स्ट पेज में यहाँ पर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझ लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा है कि 18th एंड 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की भावना बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही थी पूरे ही यूरोप में, और लिबरल्स ये कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर जागरूकता आए, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने नेशन से कनेक्टेड फील करें, वो यूनाइटेड फील करें, ये महसूस करें कि उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी है, और इसीलिए फिर वो अपने नेशन के लिए लड़ाई लड़े और एक नेशन स्टेट को क्रिएट करे। लेकिन ये काम उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि नेशन सिर्फ एक आइडिया था, और वो भी एक काफी नया आइडिया, जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते थे। इसीलिए वो अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे नेशन के साथ, और साथ ही साथ नेशन का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कोई भी ऐसा फॉर्म या ऐसा रूप नहीं था जिसके थ्रू लोग कनेक्टेड फील कर पाए नेशन के साथ। अब रूलर्स और मोनार्क्स के साथ क्या था? उनके लिए डिफरेंट पेंटिंग्स बनाई जाती थी, उनके लिए डिफरेंट स्टैचूज बनाए जाते थे, पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे। इसीलिए लोग आसानी से अपने रूलर के साथ कनेक्टेड फील करते थे, क्योंकि वो देख पाते थे अपने राजा को, वो देख पाते थे अपने रूलर को। लेकिन एक नेशन को वो नहीं देख पाते थे, क्योंकि नेशन तो सिर्फ एक आइडिया था। इसीलिए नेशनलिज्म की भावना उनके अंदर जगाना बहुत ज्यादा टफ काम था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और आर्टिस्ट एंड लिबरल्स ये जानते थे कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम नेशनलिज्म को एक फॉर्म दें, हम नेशन के आइडिया को एक रूप दें, जिसकी मदद से लोग कनेक्टेड फील कर सके अपने नेशन के साथ। लेकिन ये कैसे होता? रूलर को तो पोर्ट्रेट के थ्रू या स्टैचू के थ्रू दर्शाया जा सकता था, रिप्रेजेंट किया जा सकता था, लेकिन नेशन के आइडिया को कैसे एक फेस दिया जाता, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे 18th एंड 19th सेंचुरी में नेशन को भी एक फेस दिया गया। 18th एंड 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना हम नेशन को पर्सोनिफाई कर दें। अब पर्सोनिफाइंग का मतलब क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पर्सोनिफाइंग का मतलब होता है जब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को या फिर नॉन लिविंग आइडिया को एक पर्सन से, एक इंसान से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे ही पर्सोनिफाइंग कहते हैं। तो यहाँ पर आर्टिस्ट क्या सोचते हैं कि क्यों ना नेशन को पर्सोनिफाई कर दिया जाए। तो वो क्या करते हैं? वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर देते हैं एक व्यक्ति के साथ, एक पर्सन के साथ। एक नेशन को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है 18th एंड 19th सेंचुरी में एक पर्सन के साथ, व्यक्ति के साथ। तो यहाँ पर नेशंस को पोर्ट्रे किया जाता है फीमेल फिगर्स के तरह। तो नेशंस को यहाँ पर पोर्ट्रे किया जाता है किसके तरह? फीमेल फिगर्स के तरह, महिलाओं के फिगर्स के फॉर्म में, मतलब कि फीमेल फॉर्म में। अब ये जो फीमेल फॉर्म होती हैं, ये किसी भी एक पर्टिकुलर वुमेन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जिस फीमेल फॉर्म को यूज किया जाता था नेशन को पर्सोनिफाई करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, वो असलियत में कोई महिला होती थी, या असलियत में किसी महिला से इंस्पायर हो के या किसी महिला का ही चेहरा यूज किया गया था। ऐसा नहीं था। रियल लाइफ की कोई भी वुमेन को नहीं लिया गया था यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन के लिए। यहाँ पर बस ये कोशिश करी गई थी कि जो नेशन का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसे एक कंक्रीट फॉर्म दे दिया जाए।
अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और कंक्रीट फॉर्म का मतलब क्या होता है, चलिए ये समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हम उन आइडियाज को कहते हैं जिन आइडियाज को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम। फ्रीडम एक ऐसा आइडिया है जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। जेलिसी, एनवी, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जिसे आप देख नहीं सकते। तो इसी तरीके से नेशन का भी आइडिया था। नेशन एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था जिसे देखा नहीं जा सकता था, छुआ नहीं जा सकता था, सिर्फ फील किया जा सकता था। सिर्फ ये भावना को फील किया जा सकता था कि हम सब एक हैं, हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर कोशिश करी जाती है कि इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन को कंक्रीट फॉर्म दे दिया जाए। कंक्रीट फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साकार रूप दे दिया जाए, मतलब कि एक ऐसा रूप दे दिया जाए जिसकी मदद से हम इस आइडिया को देख सके और फील भी कर सके। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को क्या किया जाता है? कंक्रीट फॉर्म में बदला जाता है पर्सोनिफिकेशन की मदद से। और इसी तरीके से फीमेल फिगर बन जाती है एलेगोरी एक नेशन की। अब यहाँ पर एलेगोरी का मतलब क्या होता है? आपके चैप्टर में एलेगोरी का मतलब समझाया गया है ग्लॉसरी की मदद से। तो चलिए समझ लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जैसे कि ग्रीड यानी लालच, जेलिसी, फ्रीडम आजादी या फिर लिबर्टी, जब ऐसे किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक्सप्रेस किया जाता है किसी व्यक्ति के थ्रू, पर्सन के थ्रू या फिर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, सिंबल के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू, तो उसी को एलेगोरी बोला जाता है। तो यहाँ पर फीमेल फिगर क्या है? वो एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू नेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। इसीलिए यहाँ पर फीमेल फिगर क्या है? एलेगोरी है वो एक नेशन की। चलिए एलेगोरी का मीनिंग एक और एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। क्लास 9th में आप सभी ने पढ़ा था फ्रीडम के बारे में। आपने ये पढ़ा था कि कैसे फ्रीडम को ब्रोकन चेन के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता था, सिंबलाइज किया जाता था। अब ब्रोकन चेन का मतलब क्या था? एक लोहे की जंजीर जो कि टूटी हुई है, करेक्ट। अब यहाँ पर फ्रीडम को एक्सप्रेस किया गया था, फ्रीडम के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक्सप्रेस किया गया था किसके थ्रू? ब्रोकन चेन के थ्रू। तो यहाँ पर ब्रोकन चेन क्या बन गया? एलेगोरी बन गया फ्रीडम का, ठीक है। अब यहाँ पर जो एलेगोरी होती है, जो एलेगोरिकल स्टोरी होती है, उसके हमेशा दो मीनिंग्स होते हैं, दो मतलब होते हैं। एक लिटरल मीनिंग और दूसरा सिंबॉलिक मीनिंग। अब लिटरल और सिंबॉलिक मीनिंग का मतलब क्या होता है? चलिए ये समझ लेते हैं फ्रीडम के ही एग्जाम्पल से। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्रीडम को ब्रोकन चेन से एक्सप्रेस किया जाता था, करेक्ट। अब लिटरल मीनिंग क्या होगा ब्रोकन चेन का? जो आप सामने से देखेंगे, मतलब कि टूटी हुई लोहे की जंजीर। ये क्या है? ये लिटरल मीनिंग है किसका? ये लिटरल मीनिंग है एलेगोरी का, यानी कि ब्रोकन चेन का। वहीं पे सिंबॉलिक मीनिंग क्या होगा उसका? कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि यहाँ पे ब्रोकन चेन किस बात को सिंबलाइज कर रहा है, किस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि लोग अब ऑपरेशन से, गुलामी से आजाद हैं। तो वो क्या है? वो सिंबॉलिक मीनिंग है इस एलेगोरी का। तो इसी तरीके से हर एक एलेगोरी के दो मीनिंग्स होते हैं, एक लिटरल मीनिंग और एक उसका सिंबॉलिक मीनिंग। तो अब आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि एलेगोरी का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम क्यों सिर्फ फीमेल फिगर को ही यूज किया गया था नेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी मेल फिगर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? ये बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसका जवाब भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके पीछे के कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण था कि एक फीमेल फिगर क्या रिप्रेजेंट करती है। फीमेल फिगर रिप्रेजेंट करती है सैक्रिफाइस को, ममता की भावना को, मदरहुड को, लव को, प्रोटेक्शन को।
और इसीलिए यहाँ पर फीमेल फिगर का इस्तेमाल किया गया नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि एक नेशन भी मदर के तरह होता है, एक फीमेल के तरह होता है, जिसमें ममता की भावना होती है, जो लोगों को प्रोटेक्ट करके रखता है, जो लोगों को प्यार देता है, लोगों के लिए सैक्रिफाइस करता है। इसीलिए यहाँ पर फीमेल फिगर का इस्तेमाल किया गया। दूसरा रीजन यहाँ पर क्या था कि एक फीमेल फिगर के थ्रू लोगों को इमोशनली कनेक्ट करवाने की कोशिश करी गई। जब लोग देखेंगे कि एक देश को एक मदर के तरह रिप्रेजेंट किया गया है या फिर एक फीमेल फिगर की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड फील करेंगे अपने नेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय में हमारे देश में भारत को भारत माता बोला जाता है, करेक्ट? तो भारत माता की मदद से हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट आ जाती है अपने देश के लिए, हम इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं अपने देश के साथ। तो इसी तरीके से उस समय भी आर्टिस्ट ने यहाँ पर फीमेल फिगर का इस्तेमाल किया ताकि लोगों के अंदर ये कनेक्शन डेवलप हो, ये भावना डेवलप हो। एक और रीजन था इसके पीछे, और वो रीजन क्या था कि अगर मेल फिगर का इस्तेमाल किया जाता तो लोग शायद उस समय उस मेल फिगर को राजा से कनेक्ट करते, किसी मोनार्क से कनेक्ट करते। इसीलिए मेल फिगर का इस्तेमाल नहीं किया गया और फीमेल फिगर का यूज यहाँ पर किया गया नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसी तरीके से फीमेल फिगर बन गई एलेगोरी ऑफ द नेशन। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ फीमेल फिगर को ही यहाँ पर यूज किया जाता था एलेगोरी के तरह, कई सारे और भी सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता था, ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट आइडियाज को। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पर आर्टिस्ट फीमेल एलेगोरी के साथ साथ कई सारे सिंबल्स का भी इस्तेमाल करते थे और ऑब्जेक्ट्स का भी इस्तेमाल करते थे रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट आइडियाज को। आइडियाज जैसे कि लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। आप सभी को याद होगा क्लास 9th में आपने ये पेंटिंग के बारे में समझा था, जहां पर दिखाया गया था कि कैसे लिबर्टी के आइडिया को पोर्ट्रे किया गया है इस फीमेल एलेगोरी के थ्रू। तो फीमेल एलेगोरी के साथ साथ कई सारे सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया जाता था, ऑब्जेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाता था फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त, किस लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट आइडियाज को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिबर्टी के आइडिया के लिए रेड कैप को और ब्रोकन चेन को यूज किया जाता था सिंबल के तरह। वहीं पर जस्टिस के आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन का इस्तेमाल किया जाता था, जिनके हाथों में एक पेयर होता था वेइंग स्केल्स का। अब यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया? यहाँ पर फीमेल एलेगोरी का भी इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल किया गया। ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन के थ्रू ये दिखाया गया कि कानून अंधा होता है, जस्टिस जो है वो पार्शियल नहीं होता है, किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया जाता है। और वहीं पर वेइंग स्केल्स के थ्रू ये रिप्रेजेंट किया गया कि एक फेयर जजमेंट दिया जाएगा, सबको जस्टिस दिया जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट आइडियाज को पोर्ट्रे किया जाता था। रिपब्लिक के आइडिया को भी पोर्ट्रे किया गया था इस बैज के थ्रू। तो उस समय आर्टिस्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, सिंबल्स का और साथ ही साथ फीमेल एलेगोरी का इस्तेमाल करते थे डिफरेंट लिबरल आइडियाज को, नेशनलिस्ट आइडियाज को पोर्ट्रेट करने के लिए। तो ऐसे ही कई सारी और भी फीमेल एलेगोरीज का इस्तेमाल किया गया जब नेशन को रिप्रेजेंट करना था, जब नेशन को पोर्ट्रे करना था 19th सेंचुरी में। अब यहाँ पर हमने समझ लिया है कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त पर भी और साथ ही साथ 18th एंड 19th सेंचुरी में कैसे डिफरेंट सिंबल्स का, ऑब्जेक्ट्स का और फीमेल एलेगोरी का इस्तेमाल किया गया आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आपके चैप्टर में 2 नेशंस का एग्जाम्पल दिया गया है। उस एग्जाम्पल में बताया गया है कि कैसे उन दोनों नेशंस में फीमेल एलेगोरीज का यूज किया गया। पहला एग्जाम्पल है फ्रांस का और दूसरा एग्जाम्पल है जर्मनी का। तो चलिए एक एक करके उन दोनों को समझ लेते हैं और शुरुआत करते हैं फ्रांस के साथ। फ्रांस में फीमेल एलेगोरी का यूज किया गया था फ्रेंच नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए।
और ये जो फीमेल एलेगरी थी, इनको क्या नाम दिया गया था? इनको नाम दिया गया था मारियान का। तो यहाँ पर क्रिस्चियन का मतलब क्या होता है? नाम देना। तो फीमेल एलेगरी को फ्रांस में नाम दिया गया था मारियान का, और मारियान एक क्रिश्चियन नेम है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर था, कॉमन था, ऑर्डिनरी था फ्रांस में। और क्यों इस ऑर्डिनरी नाम को चुना गया यहाँ पर? ताकि लोगों को ये फील हो कि ये नेशन हमारा ही है, और वो और ज्यादा कनेक्टेड फील करें नाम की मदद से यहाँ पर फ्रांस से। इसीलिए पीपल्स नेशन की भावना को जगाने के लिए कि ये हमारा देश है, यहाँ पर एक कॉमन नेम चूज किया गया फीमेल एलेगरी के लिए। तो फ्रांस नेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? मारियान से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो मारियान थी, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये समझ लेते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ किया गया था, मतलब कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आए थे लिबर्टी और रिपब्लिक के आइडिया से। मतलब लिबर्टी और रिपब्लिक के आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता था, ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था, उन्हीं का यूज यहाँ पर भी किया गया इस फीमेल एलेगरी के लिए। लिबर्टी के लिए रेड कैप को यूज किया गया, जो दर्शाता था कि लोग आजाद हैं स्लेवरी से। ट्राई कलर का इस्तेमाल किया गया, जो दर्शाता था फ्रांस के फ्लैग को। और कॉकेड का इस्तेमाल किया गया, जो दर्शाता था रिपब्लिक को। तो यहाँ पर लिबर्टी और रिपब्लिक के आइडियाज की ही मदद ली गई कैरेक्टराइज करने के लिए मारियान को। यहाँ पे मारियान को और ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए कई सारे स्टैचूज को इरेक्ट किया गया, मतलब कि स्टैचूज को बिल्ड किया गया। कहाँ पर? पब्लिक स्क्वायर्स में, ताकि लोग आते जाते इन स्टैचूज को देखें और मारियान को पहचाने फ्रांस के नेशन के तरह। तो इसीलिए यहाँ पे कई सारे स्टैचूज को भी बिल्ड किया गया, ताकि पब्लिक की नजरों में बार बार ये स्टैचूज आए और वो इस स्टैचू को नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी के तरह देखें और अपने आप को आइडेंटिफाई करें किसके साथ? फ्रेंच नेशन के साथ। और इसी वजह से स्टैम्प्स में और कॉइन्स के ऊपर भी मारियान की इमेजेस को लगाया गया, मार्क किया गया, जिसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अपने चैप्टर में। तो इस तरीके से स्टैचूज के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू और स्टैम्प्स के थ्रू भी कोशिश करी गई कि लोगों के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ सके, एक कनेक्शन उनके अंदर डेवलप हो सके, एक देश प्रेम की भावना उनके अंदर डेवलप हो सके फ्रांस के प्रति। तो यहाँ पर फ्रांस को दर्शाया गया किससे? मारियान से। तो ये बात हो गई फ्रांस की। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जर्मन नेशन के लिए किस फीमेल एलेगरी का यूज किया गया। जर्मन नेशन के लिए यूज किया गया एक और फीमेल एलेगरी को, जिसका नाम था जर्मानिया। तो यहाँ पर जर्मन नेशन के लिए जिस फीमेल एलेगरी को यूज किया गया था, उनको नाम दिया गया जर्मानिया। इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? इनको एक क्राउन पहनाया गया, एक ताज पहनाया गया ओक लीव्स का। ओक लीव्स का क्राउन क्यों पहनाया गया? ये दर्शाने के लिए कि ये बहुत हीरोइक हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, एक हीरो के तरह है। तो जर्मन नेशन को हीरो के तरह दिखाने के लिए यहाँ पर ओक लीव्स के क्राउन को पहनाया गया, क्योंकि जर्मन में ओक का मतलब होता है हीरोइज्म। तो यहाँ पर हीरोइज्म रिप्रेजेंट करा जाता है ओक के थ्रू, इसीलिए क्राउन ऑफ ओक लीव्स को यहाँ पर लगाया गया जर्मानिया के सर के ऊपर एक क्राउन के तरह। अब जर्मन नेशन में एक खास बात थी, यहाँ पर जर्मानिया को कई सारे फॉर्म्स में दिखाया गया। कभी उन्हें दिखाया गया गुस्से में एक तलवार के साथ, एक स्वॉर्ड के साथ, कभी उन्हें दिखाया गया फ्लैग के साथ। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए ताकि अलग अलग सिचुएशंस को रिप्रेजेंट किया जा सके जर्मन नेशन के लिए लोगों के बीच। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये पहली पेंटिंग दी गई है, इसे समझ लेते हैं, जहाँ पर जर्मानिया को गुस्से में दिखाया गया है एक स्वॉर्ड के साथ, एक तलवार के साथ। ये पेंटिंग किसने बनाई थी? ये पेंटिंग बनाई थी लॉरेंस क्लेसन ने 1860 में।
और इस पेंटिंग का नाम है जर्मानिया गार्डिंग द राइन। राइन क्या है? राइन रिवर है जो कि जर्मनी में लोकेटेड है, जर्मनी के वेस्टर्न बॉर्डर्स पर लोकेटेड है। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में राइन रिवर फ्लो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जर्मानिया प्रोटेक्ट कर रही है राइन रिवर को। अब ऐसा क्यों दिखाया गया है, ये समझ लेते हैं। 1860 में जर्मनी नाम का कोई नेशन नहीं था, यूनिफिकेशन उस समय नहीं हुआ था जर्मनी का, तो डिफरेंट जर्मन स्टेट्स हुआ करती थी। अब उस समय फ्रांस ये चाहता था कि राइन रिवर जो है वो फ्रांस के हिस्से में रहे, वो फ्रांस के अंदर रहे, मतलब कि राइन रिवर का जो पूरा एरिया है वो फ्रांस का पार्ट हो। ठीक है, तो इस बात से जो जर्मन लोग थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि वो राइन रिवर को अपना मानते थे। इसीलिए यहाँ पर इस पेंटिंग के थ्रू ये दिखाया गया है कि जो जर्मन नेशन है, मतलब जो जर्मानिया है, वो प्रोटेक्ट कर रही है राइन रिवर को, जो कि जर्मन राइन है। कैसे प्रोटेक्ट कर रही है? जर्मन स्वॉर्ड की मदद से, मतलब कि जर्मन तलवार की मदद से। तो इसी बात को यहाँ पर इस पेंटिंग के थ्रू दर्शाया गया है कि जर्मानिया गार्ड कर रही है राइन रिवर को। किसको? जर्मन राइन रिवर को। अब इसी के साथ साथ एक और पेंटिंग भी आपके चैप्टर में दी गई है जर्मानिया की, जहां पर उन्हें एक फ्लैग के साथ और कई सारे डिफरेंट सिंबल्स के साथ दिखाया गया है। तो चलिए इस पेंटिंग को भी समझ लेते हैं। आप सभी को याद होगा, हमने इस पेंटिंग को पहले भी कहीं देखा है। हमने अपने एक लेक्चर में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था, जहां हमने समझा था कि कैसे 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को क्रिएट किया गया था, फॉर्म किया गया था। और तब हमने इस पेंटिंग को भी वहां पर समझा था, और मैंने आपको बताया था कि ऊपर यहाँ पर एक पेंटिंग है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये पेंटिंग किसकी है? ये पेंटिंग है जर्मानिया की। और ये पेंटिंग किसने बनाई थी? फिलिप वीट ने बनाई थी 1848 में। और इस पेंटिंग को क्यों बनाया गया था? इस पेंटिंग को बनाया गया था चर्च ऑफ सेंट पॉल में लगाने के लिए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए। तो 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए ही इस पेंटिंग को यहाँ पर बनाया गया था। और इस पेंटिंग के थ्रू मोटिवेट करने की कोशिश करी गई थी जर्मन रिप्रेजेंटेटिव्स को कि वो अपने जर्मन नेशन को अच्छे से क्रिएट करें और प्रोटेक्ट करें। और साथ ही साथ इस पेंटिंग की मदद से जर्मन नेशन के जो लोग थे, उनकी जो एस्पिरेशंस थी, उन एस्पिरेशंस को भी इस पेंटिंग में दर्शाया गया, दिखाया गया सिंबल्स की मदद से। मतलब कि जो जर्मन लोग चाहते थे अपने नेशन से, जो उनकी भावनाएं थी, उनको भी यहाँ पर सिंबल्स की मदद से दर्शाया गया। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं उन सिंबल्स के मीनिंग को, जो कि यहाँ पर इस पेंटिंग में दिए गए हैं। इनके एट्रीब्यूट्स और मीनिंग्स दोनों ही आपके चैप्टर में यहाँ इस टेबल की मदद से बताए गए हैं, इसीलिए ये टेबल आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए एक एक करके सभी सिंबल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकन चेन्स की। ब्रोकन चेन्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर बनाई गई हैं और यहाँ पर भी आप इसे देख सकते हैं। ब्रोकन चेन्स का क्या मतलब है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है बीइंग फ्रीड, मतलब कि आजादी पा लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे आजादी के आइडिया को दिखाया गया है। उसके बाद है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। यहाँ पर आप देखेंगे ब्रेस्ट प्लेट है ईगल के साथ, यहाँ पर भी इसे बनाया गया है। ये ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सिंबल है जर्मन एम्पायर का, मतलब कि जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पे जर्मन एम्पायर और उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाया गया है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल की मदद से। उसके बाद है क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पर ये जो क्राउन इन्होंने पहन रखा है, और यहाँ पर भी ये क्राउन आप देख सकते हैं, ये क्राउन बना है ओक लीव्स का, जो रिप्रेजेंट कर रहा है हीरोइज्म को। उसके बाद है स्वॉर्ड, यानी कि तलवार। अब यहाँ पर ये जो तलवार बनी हुई है, ये किस बात को सिंबलाइज कर रही है? रेडीनेस टू फाइट,
मतलब कि अपने नेशन के लिए अगर लड़ना पड़ेगा, अपने नेशन के लोगों के लिए अगर लड़ना पड़ेगा, तो जर्मन नेशन फाइट करेगा, जर्मन नेशन लड़ाई लड़ेगा। तो उसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है स्वॉर्ड की, तलवार की मदद से। उसके बाद है ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो तलवार है इसके आसपास एक ब्रांच है। ये किसकी ब्रांच है? ओलिव ब्रांच है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? विलिंगनेस टू मेक पीस। मतलब कि अगर पीस भी बनानी पड़ती है, अगर समझौता करना पड़ता है, नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं नेशन के लिए, तो वो भी यहाँ पर करा जाएगा। उसके बाद है ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? लिबरल नेशनलिस्ट के फ्लैग को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ्लैग को बनाया गया है। और उसके बाद लास्ट में है रेज ऑफ द राइजिंग सन। यहाँ पर आप सूरज की किरणें देख सकते हैं पीछे इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में। यहाँ पर भी आप इन सूरज की किरणों को देख सकते हैं। ये जो सूरज की किरणें हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। मतलब कि एक नए एरा की शुरुआत होने वाली है जहां पर जर्मनी एक नेशन बनेगा, एक फ्री नेशन बनेगा, और पावर मोनार्की के हाथ में नहीं होगी लेकिन लोगों के हाथ में होगी। तो इन सभी आइडियाज को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर डिफरेंट सिंबल्स की मदद से। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये टेबल आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पेशली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस टेबल से ही रिलेटेड। तो इस टेबल को आप अच्छे से समझिए और अच्छे से याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स में भी जर्मानिया को दिखाया गया, लोगों के अंदर डिफरेंट फीलिंग्स को जगाने के लिए अपने नेशन के प्रति, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कि वो अपने नेशन के लिए लड़े और एक नेशन को क्रिएट करें। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर समझ लिया है कि किस तरीके से फीमेल एलेगरी का यूज किया गया नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और साथ ही साथ डिफरेंट सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया गया, ऑब्जेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया सिंबलाइज करने के लिए डिफरेंट आइडियाज को। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था विजुअलाइजिंग द नेशन, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इसी के साथ हमारा 5th टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।